स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट इंटरफेस के बारे में। तो पिछले वीडियोस में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और इसमें हमने अभी तक लिस्ट इंटरफेस कंप्लीट करा है। आज हम सेट इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और इसकी एक क्लास को भी हम जानेंगे कि हैश सेट में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो है लिस्ट हमने उस दिन कर लिया था, ठीक है। अब अपन करेंगे सेट। किसी को लिस्ट में कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है। तो जिस तरह से लिस्ट इंटरफेस होता था, जो कि अगेन कलेक्शन का पार्ट होता था, उसी तरह से कलेक्शन का एक कलेक्शन इंटरफेस का एक और इंटरफेस होता था अंदर, सेट इंटरफेस। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर दोबारा से शायद आप लोग भूल गए हो। ठीक है, तो अपना जैसे है, सबसे पहले आता है कलेक्शन। देखो, एक होता है कलेक्शन और एक होगा कलेक्शंस। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो अभी मैंने कलेक्शंस आपको नहीं बताया, अभी हम कलेक्शन ही पढ़ रहे हैं। कलेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन क्या है? इंटरफेस है। और जबकि कलेक्शंस जो है वो एक क्लास है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कलेक्शन क्या है? इंटरफेस। और कलेक्शंस जो प्लूरल हो गया वो क्लास है। अब कलेक्शन को हम जब आगे देखते हैं फर्दर तो क्या हो जाता है? लिस्ट हो जाता है। ये लिस्ट इंटरफेस हो जाता है। दोबारा से कर लेते हैं। लिस्ट गए यार। लिस्ट इंटरफेस। इसी तरह से आगे ये एक होता है सेट इंटरफेस। ठीक है। तो जो लिस्ट इंटरफेस जो होता है, लिस्ट इंटरफेस में क्या होता है? हमें डुप्लीकेसी अलाउ होती है, इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर, और ऑर्डर मेंटेन कर लेता है। जिस ऑर्डर में हम डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें मिल रहा है। इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है। लिस्ट के अंदर यही होता था ना, कि हम डुप्लीकेट वैल्यू यस। भी डाल सकते थे। इंसर्शन ऑर्डर जिस ऑर्डर में हम डाल रहे हैं उसमें मिल रहा है। इसके अंदर एक लीफो मेथड भी होता था जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, स्टैक के अंदर मिलता था जो हमने लास्ट पढ़ा था। और तो ये यस। सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। तो डुप्लीकेट डेटा ये ले लेता है। ये बहुत सिंपल सादा सा इंटरफेस था जिसमें हम, इसमें कौन कौन सी क्लास होती थी? इसमें हमारी होती थी एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड वेक्टर। चार क्लासेस इसके अंदर आती थी। चार क्लास। अब दूसरे इंटरफेस पे आ जाते हैं जो इसके पैरेलल है, और वो ये है सेट इंटरफेस। अब सेट इंटरफेस के अंदर जितनी भी क्लासेस आएंगी उनकी क्या खास बात होगी? एक चीज़ कॉमन होगी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये अलाउ कर रही थी हमें डुप्लीकेसी। ठीक है, बट ये क्या करेंगे? ये हमें क्या देंगी? ये सिर्फ यूनिक वैल्यू अलाउ करेंगे। ठीक है। तो सेट जहाँ पे आ जाए वहाँ समझ लो हमें यूनिक वैल्यू मिलने वाली है, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलेंगी। लिस्ट जहाँ पे आ जाए वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू चलेंगी। इंटरफेस का मोटा मोटा जो रूल है वो यही है इन दोनों का। ठीक है, तो जो जिस तरह का डेटा इसके अंदर की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी डुप्लीकेट लेंगी। इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी यूनिक वैल्यू स्टोर कराएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया सेट का आपका इंट्रोडक्शन। अब सेट में अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो सेट के बारे में जब हम सेट में जब अंदर जाते हैं तो हमें यार जावा कहाँ गई जरा। तो सबसे पहले सेट में आ जाता है हमारे पास हैश सेट। ठीक है, अब हैश सेट में बेसिकली जो बात करते हैं हम, तो हैश सेट किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो हैशिंग के ऊपर बेस्ड होता है। हैशिंग क्या होती है? जब मैं हैश मैप पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा हैशिंग क्या होती है। बेसिकली हैशिंग क्या होती है कि जब हम कोई डेटा स्टोर कराते हैं किसी मतलब कंटेनर के अंदर, तो वो उसको एक यूनिक वैल्यू जेवीएम असाइन करता है। जैसे आपने लेट सपोज एक हैश के अंदर जैसे हम लिस्ट डॉट ऐड करते थे ना, ऐसे ही इसके अंदर डॉट ऐड मेथड जब कराओगे आप, तो कोई डेटा इसके अंदर जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर कराओगे, ए बी सी या ये कुछ भी ऐड कराओगे, तो ये ए बी सी को एक आईडी मिलेगी जिसको हैशिंग बोलते हैं। ये आईडी हम नहीं स्टोर करते, ये हम क्रिएट नहीं करते, ये क्या करता है? जेवीएम अपने आप क्रिएट करता है। तो ये आईडी हमें दिखेगी भी नहीं, हालांकि दिखने को दिख जाएगी, तरीके होते हैं, बट उसका हमसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा, वो हैश वैल्यू अपने आप जब दोबारा से रन करोगे तो वो नई हैशिंग वैल्यू बनाएगा। तो हर बार एग्जीक्यूशन पे नई हैशिंग वैल्यू बनेगी, नई बार उसी चीज़ को दोबारा साइन होगी। लेट्स सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज सेट डॉट ऐड कर दिया।
ठीक है, अभी इस पे मत जाना, मैंने सेट डॉट ऐड करा है, ये क्या करा है, इस पे मत जाना, अभी इसके अंदर के कंटेंट को देखो। तो सेट डॉट ऐड में मैंने क्या करा, यहाँ पे वन ऐड स्टोर करा दिया। अब ये अपना प्रोग्राम जो यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको प्रिंट कराया। ठीक है, तो जब मैं सेट को प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे वो रिटर्न करेगा वन, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर मैंने वन रिटर्न कराया है। अब ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में वन को उसने क्या किया, वन को एक हैश वैल्यू असाइन कर दी। हैश वैल्यू लेट सपोज ये असाइन कर दी पहली बार जब मैंने रन किया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया वन। अब मैंने क्या किया, उस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया, तो दोबारा जो हैश वैल्यू है वो ये वाली नहीं होगी, वो दूसरी जो है ऑटोमेटिकली रेंडमली वो क्रिएट करेगा। और जो हैश वैल्यू होती है, इसकी ये खास बात होती है कि वो यूनिक होती है अपने आप में। तो जो भी वो हैश वैल्यू क्रिएट करेगा वो हर बार यूनिक बनाएगा। तो ये जेवीएम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हैशिंग काम करती है। तो हैशिंग वैल्यू स्टोर कैसे कराता है उसका जब हम हैश मैप पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो काम करता है, ये किस पे, ये किसके किसके साथ काम करता है, ये हैश मैप के बेस पे ही काम करता है। ठीक है, हैश मैप से ही लिया गया है हैश सेट। ठीक है, तो ये हैश मैप के डेटा स्ट्रक्चर में से कुछ पार्ट को कॉपी करता है और उसके ऊपर काम करता है। अभी इतना टेंशन मत लो, जब आप हैश मैप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं एक बार और इसका ओवरव्यू दूंगा हैश सेट का, तब आपको चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे इसको। बस अभी मैं आपको जो है हाई लेवल पे समझा रहा हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। तो ये हैशिंग पे काम करता है, जैसे कि हमें दिख रहा है हैश सेट। जहाँ भी हैश आ जाएगा वहाँ समझ लेना कि यूनिक जो है ये, हमें डेटा जो है क्या हो रहा है कि हमें डेटा जम्बल्ड मिलने वाला है। हैशिंग जहाँ भी आ जाएगी, जहाँ भी हैश नाम का वर्ड तुम्हें मिलेगा, तो ये समझ लेना कि डेटा का जो स्टोर कराएगा वो जम्बल्ड हो जाएगा। मतलब अभी जैसे मैंने ये वाली वैल्यू स्टोर कराई, ये हो गया जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, मैंने ये स्टोर कराया। अगर आप ये वाला डेटा अगर आप एरे लिस्ट में या लिस्ट इंटरफेस में किसी के अंदर ऐड कराते, एरे लिस्ट में लेट्स सपोज, तो ये इसी ऑर्डर में प्रिंट करता आपको, है ना, ए बी सी डी यस अगर, सर। है ना, अगर इसी ऑर्डर में प्रिंट हाँ। करता। बट हैश मैप में अगर, सॉरी, हैश सेट में आप इंटर जब इसको एंटर कराओगे, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि यही ऑर्डर इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा, ये किसी भी अच्छा। ऑर्डर में दे देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर में आए, ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं आए। तो इसमें गारंटी नहीं होती कि जो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा, ये इनडायरेक्टली हैशिंग को फॉलो कर रहा होता है। हैशिंग में जो ऑर्डर चल रहा होगा वो उसको फॉलो कर रहा होगा, ना कि जिस जिस वे में हमने इसको स्टोर कराया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ जो मैंने जो समझाया हाँ अभी तक। हाँ। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये हैशिंग क्या होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हमें इंसर्शन ऑर्डर में डेटा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हैश मैप की फीचर होता है। ठीक है, तो अब अब इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका हम ज़्यादातर यूज़ जब करते हैं जब हमारे पास डुप्लीकेट डेटा मिल गया, हमारे पास बहुत सारा डेटा है उसके अंदर डुप्लिसिटी आ रही है। ठीक है, अब आप उसके अंदर आप लेट्स सपोज करो एक ट्रांजैक्शन आपको मिल गया डेटा का। ट्रांजैक्शन में क्या है कि हमारे पास कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं कि ठीक है, कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं कि भाई ए ने शॉपिंग करी। ठीक है, फिर बी ने शॉपिंग करी, फिर ए ने दोबारा शॉपिंग कर ली, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ए आ गया। तो अब इसमें ये बताओ टोटल कस्टमर कितने हैं हमारे पास जो शॉपिंग कर रहे हैं। तो एरे लिस्ट में तो आप ढूंढते रहोगे, लूप के अंदर लूप चलाओगे, ये फैज लगाओगे, तब जाके आपको मिलेगा, या एरे में मिलेगा। आप इसके अंदर क्या करोगे, जब हैश आपके पास हैश सेट होगा, तो अपना पूरा का पूरा जो डेटा है आप इसके अंदर हैश सेट में जैसे ही लेके आओगे, वो डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, ए स्टोर करा लिया, ठीक है, ए स्टोर हो गया। अब बी करा लिया, बी भी आ गया। ए में दोबारा से आया तो ए में देखेगा अरे ये तो है, इसको स्टोर नहीं करेगा। फिर टी पे आएगा, फिर टी क्योंकि नहीं है, यूनिक है। ठीक है, फिर आएगा एच में, एच नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा से ए आएगा तो ए ऑलरेडी स्टोर्ड है, नहीं करेगा। तो ये आउटपुट हमें यूनिक वैल्यू का देगा। तो ये काम होता है हैश सेट का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत कहानी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंटरव्यू प्रोसेस। बेसिकली सर, लिस्ट इंडेक्सिंग को फॉलो करता है और सेट हैशिंग को फॉलो करता है। राइट राइट। लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होगा और हैश हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे की वैल्यू नहीं कह सकते, मतलब कि उनका एक अलग ही लॉजिक है जो भी हैशिंग पे काम कर रहा है वो। ठीक है, हैशिंग के काम। हैशिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ एक बार लिख लेते हैं ऑफ हैश सेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है कि जो ये होता है इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज़ नॉट अ
इट इज नॉट एन इंडेक्स बेस्ड डेटा और स्ट्रक्चर। एक मेन फीचर है डुप्लीकेसी का, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा ये। राइट, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीसिटी। ठीक है, डुप्लीसिटी अलाउ नहीं करेगा, इट ओनली, यूनिक वैल्यू को लेगा। हाँ, अलाउज यूनिक वैल्यूज। ठीक है, वी कैन स्टोर सिंगल नल वैल्यू इन इट। सिंगल नल वैल्यू ही हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते। अब यही चीज, इट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट कराया उस ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इट डज नॉट फॉलो सॉर्टिंग ऑर्डर, ये भी आप बता सकते हो बताने को। और ये क्योंकि ये हैशसेट कब आया था, 1.2 वर्जन में आया था, JDK 1.2 में आया था। ठीक है, तो JDK 1.2 में जो क्लासेस ऐड करी गई थी वो नॉन सिंक्रोनाइज थी। तो हैश सेट इट इज नॉट सिंक्रोनाइज, इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा ये जावा डॉट यूटिल पैकेज, जितने भी कलेक्शन मैंने आपको बताया ना, ये वाला, जितने भी कलेक्शन इंटरफेस के अंदर की जो इंटरफेस होंगे या वो सारे जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आएंगे। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम इंटरव्यू में पूछ लेगा कि कई बार वो बोलेगा कि आप ना प्रोग्राम लिखो। किसी ने इंटरव्यू दिया है क्या कहते हैं इसके लिए। ऑटोमेशन पे नहीं दिया है सर, हाँ, तो मैनुअल पे दिया है। ऑटोमेशन पे जब आप इंटरव्यू दोगे ना तो एक प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं आईडी पे, किसी भी एडिटर पे प्रैक्टिस करते हैं। पर जब आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको ना जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको बोलेगा प्रोग्राम लिखो नोट पैड पे। अब नोट पैड पे प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हमें प्रॉम्प्ट नहीं करता चीज़ें। अब वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। तो एक तो आपको चीज़ का ये ध्यान रखना होता है, नोट पैड पे इसी वजह से हम लिखवाता है कि वो ये देखना चाहता है कि इसके जो लिखने के जो स्किल हैं वो मतलब एक्सपीरियंस वाले के हिसाब से हैं या नहीं है, मतलब उसको लॉजिक्स पता है कि कैसे होता है। तो आप सिंपली जैसे आप लिखोगे कि पब्लिक, आपको पहले पूरा लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, आप जैसे सिंपल क्लास बना लोगे। ठीक है, पब्लिक क्लास। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम जैसे कि सेट प्रैक्टिस करके आपने क्लास बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास का ये भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कई बार होता है वो मांगते भी हैं इस फॉर्मेट में, कई बार नहीं भी मांगते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। कई बार वो ये लिखते लिखते भी पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इसका ये वाले को चेंज कर दूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, तो ये रन करेगा। अगर मैं इसको हटा के अगर मैं यहाँ कर दूँ तो क्या ये रन करेगा। उनके क्वेश्चन इसी वजह से होते हैं। अगर ये चीज़ तुम JVM में करोगे, ये चीज़ तुम एडिटर में करोगे तो वो दिख जाएगा, कंपाइलेशन एरर दिखा देगा उसी टाइम पे। यहाँ पे कंपाइलेशन एरर कैसे दिखाएगा। तो यहाँ जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब सपोज करो आपने जो है एरे लिस्ट का प्रोग्राम लिख लिया, बट एक कमी रह गई। वो कहेगा कि इसमें क्लास कौन सी ऐड होगी, क्योंकि जब तक आप पैकेज ऐड नहीं करोगे, कुछ पूछेगा पैकेज, जब तक पैकेज ऐड नहीं करोगे तब तक वो रन नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर दोगे तो सारे के सारे जो यूटिल पैकेज के अंदर क्लास मेथड होंगे उसके, वो सारे के सारे क्लासेज एंड मेथड सब चलेंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है। अगर वो ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा है वो, तो आपको ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कौन सा पैकेज इसको कवर कर रहा है। ठीक है, और वो एक चीज़ ये पूछ लेगा कि कैसे अगर मैं यहाँ पे पैकेज लिख दूँ, पैकेज ABC, तो ये अब चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ। इंटरव्यूअर नहीं मतलब, सर, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा एबीसी नहीं, करके कोई एबीसी पैकेज पैकेज। एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज एबीसी पैकेज एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है हाँ, तो सर हम टर्मिनेशन का वो तो करेंगे। नहीं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो नोटिस करना पैकेज सबसे पहले आएगा। हाँ सर, उसके अच्छा, वो बाद मैंने हाँ, ऑर्डर नहीं देखा था सर। ऑर्डर का जिस ध्यान रखना पैकेज है। में हम बनाएंगे वो पैकेज आ जाएगा सर। हाँ, और वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि क्या हम मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। नो, ओवर मैथ, अच्छा, इट कैन और बी ओनली वन। हाँ, तो
इसको आप ओवरराइड क्यों नहीं कर सकते? और हम तो जो है अगर इसको स्टैटिक ना बनाएं तो क्या ये रन होगा? नो, मेन मेथड को स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्पेसिफिकली ये एक लाइक मेन डायरेक्ट गेटवे है। डायरेक्टली उसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए उसको कॉल करने के लिए। राइट राइट। क्योंकि स्टैटिक जब कोई चीज़ मेथड लाइक स्टैटिक होती कंपाइलर उसको डायरेक्टली है। राइट। देख लेगी कौन से स्पेसिफिक उस मेथड मेन मेथड को कहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी किसी ने आंसर दिया सही, शायद स्टैक ने आंसर दिया कि जो अगर हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना होता। तो इसमें क्या होगा कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट करे हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि स्टैटिक बनाते हैं, और इसी वजह से जब जावा कंपाइलर होता है या जेवीएम जो होता है, जैसे ही आता है तो आके पहले मेन मेथड ढूंढता है। मेन मेथड स्टैटिक होता है तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही वो उसको एक्सेस कर सकता है, वरना ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो इसी वजह से स्टैटिक मेथड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट बट बनाए सर सिर्फ ऑब्जेक्ट तो हम क्लास का बना रहे हैं ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड को को कॉल करने के लिए मेथड को बनाते हैं ना। कॉल कैसे करेंगे आप? क्लास का आपने ऑब्जेक्ट हाँ, क्लास, थ्रू थ्रू यहाँ या थ्रू। यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे ना, कहीं पे मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है हम्म बिना बिना मैसेज बिना उसके। हम्म तो वो इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन पूछ लेगा। वो ये कहेगा कि अगर वॉइड को हटा के मैं अगर स्टैटिक की जगह कर दूं, स्टैटिक को वॉइड कर दूं तो क्या चलेगा? ठीक है, तो इस चीज़ की ना एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि हालांकि ये नहीं चलेगा, वॉइड का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बट स्टैटिक और पब्लिक का बदल सकते हो। ठीक है, स्टैटिक को पब्लिक, पब्लिक के स्टैटिक करोगे तो काम करेगा। स्ट्रिंग में अगर आप यहाँ से इसको इधर कर दोगे तो ये चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि आप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे इसका नाम कुछ भी कर दो एबीसी, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ वेरिएबल है, ये सिर्फ असाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये चलेगा। हालांकि आप अगर स्ट्रिंग के अलावा यहाँ पे इसका इंट भी कर दोगे तब भी ये चलेगा, बट क्या हो गया, ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया, यहाँ पर ओवरलोडिंग हो गया। तो ये मेन मेथड की तरह नहीं चलेगा, बट ये फिर भी चलेगा। तो इस तरह से काम करेगा ये। तो ये चीज़ पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि पैकेज का भी ध्यान रखना है कि जावा डॉट यूटिल पैकेज आ रहा है, कभी ये हो सकता है आपको नोटपैड पे प्रोग्राम बनाए, तो नोटपैड पे हम क्या करते हैं, जब हम इसके अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें जो है सब चीज़ दे देता है, इंपोर्ट हम ऑटोमेटिकली करा सकते हैं यहाँ पे। बट हम जब मेन मेथड में होंगे तो नहीं करा पाएंगे, ओ सॉरी, जब हम नोटपैड पे करेंगे तब नहीं करा पाएंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से पैकेज से क्या इंपोर्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज मैंने बताया इसका, जावा डॉट यूटिल पैकेज से आप लेके आएंगे इसको। प्रोग्राम के लिए आते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मेन मेथड बना लिया है। मेन मेथड बनाने के बाद अपन क्या करेंगे कि हम बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये हम हैश सेट बना रहे हैं, तो हैश सेट। ठीक है, ये वैसे ही है, यहाँ पे भी आप अगर जिस तरह का डेटा चाहते हो उसके जेनरिक्स में वो डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एच एस कर लेते हैं, इक्वल न्यू हैश सेट। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके जेनरिक में लेट सपोज हम डिफ़ाइन करते हैं कि इंटीजर। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका, ओह देखो, ये पता क्यों नहीं, ये क्यों एरर दे रहा है? कौन बताएगा मुझे, ये एरर क्यों दे रहा है? ये पैकेज इंपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं कह रहा? रिमूव टाइप आर्गुमेंट। हाँ, पैकेज इंपोर्ट का देना चाहिए था ना। नहीं दे रहा ना, क्यों नहीं दे रहा, कौन बताएगा? रिमूव टाइप आर्गुमेंट इंटीजर हैश। सर ये उसका वो बन गया है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने सेम क्लास बनाया राइट है उसका राइट नेम। राइट, देखो क्लास नेम का हमने सेम बना लिया ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। मैं अक्सर भूल जाता ये हूँ। एज अ उसको वो कंस्ट्रक्टर ट्रीट कर रहा है, ये इसलिए इसको, बोल रहा है हटाने हाँ के लिए। ये इसको जो है ना बिल्कुल ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है, कि नई, जैसे मानो कि हम नई हैशटैग क्लास बना रहे हैं और उसको हम ओवरराइड करेंगे उसी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका नाम चेंज कर देंगे, ये हो गया नाम चेंज। ठीक है, हैशटैग प्रैक्टिस हो गया। अब यहाँ पे इसने दोबारा चेंज कर दिया, अब ये अलाउ करेगा, देखो आ गया ना, जावा डॉट यूटिल पैकेज। यहाँ पे हैश सेट कर दिया, अगर मैं इसको चाहूँ मैं सारा यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, अगर मैंने यहाँ पे हैश सेट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर स्टार लगा, स्टार मीन्स इंडिकेटिंग फॉर ऑल, एंड अगर हम हैशटैग लिख रहे हैं तो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी उसकी बात हो रही है, क्लास की। तो हमें करना कौन सा चाहिए, डिपेंड क्या हमें कौन सा लेना चाहिए, स्टार वाला लेना चाहिए या हैश सेट लेना चाहिए सीधा? सर अगर हैशटैग की नीड है तो सिर्फ हैशटैग ही लेंगे, क्योंकि
अगर हम स्टार ले रहे हैं तो अननेसेसरली उसको ऑक्यूपाई राइट हो रहा है वो। राइट, क्योंकि इसमें सर क्या ये है होगा कि कि जब हमें सारे क्लास के मेथड्स को यूज करना है तो यहाँ पे स्टार लगा देंगे। अगर हाँ स्पेसिफिक जैसे अभी जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं हैश सेट पे कर रहे हैं तो वहां पे हम हैश सेट लेंगे ताकि उस क्लास के मेथड्स यहाँ पे यही सेम आएंगे, बोला मैंने। दिखेंगे। राइट राइट, बिल्कुल दोनों ने सही बताया। हमें हमारा जो मेन मोटिव होता है जब प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम कम से कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखें। हमारा एक टास्क ये भी होता है कि हम अपनी मेमोरी बचाएं, ताकि हमारा प्रोग्राम स्लो ना हो। यस सर, ठीक है, तो यही इसी बोला वजह से मैंने हम कि स्टार नहीं ऑक्यूपाई ना करेंगे। करे हाँ ज्यादा। हाँ, वो मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों ने सही बताया। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मेमोरी बचेगी। सिर्फ वो हेडसेट को ही लेगा, बाकी को छोड़ देगा। अननेसेसरी कोई भी फाइल को नहीं लेगा वो, कोई भी मेथड या क्लासेस को नहीं लेगा उसकी। तो इससे हमारी मेमोरी बचेगी, जिससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो ये इसका एक सबूत दिखाता हूँ कि इंडेक्स ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। हम एच एस डॉट गेट करेंगे। गेट क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है। गेट मेथड है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अगर ये इंडेक्सिंग को फॉलो करता होता तो इसमें गेट मेथड देते और गेट से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। इसमें गेट मेथड है ही नहीं हमारे पास। तो ये इससे हमें पता लगता है कि इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करता है। एच एस डॉट एड, एड जो मेथड है, ऐड मेथड कहाँ से आता है? ऐड मेथड आता है हमारा जो आपका कलेक्शन होता है, कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट है। इसी वजह से हैश सेट के कोई अपने मेथड नहीं होते। हैश सेट क्या है? कलेक्शन के मेथड यूज़ कर रहा है अगेन। ठीक है, और तो इसके अपने मेथड नहीं होते, इसमें सारे वही एरे लिस्ट वाले ही मेथड मिलेंगे, और कुछ कम ही मिलेंगे, कलेक्शन वाले सारे मेथड मिलेंगे। बेसिकली कहने का ये है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया इसके अंदर। ठीक है, एक वैल्यू ऐड कराई, एच एस डॉट ऐड, मैंने यहाँ पे एक और कराई 67। अब मैं दोबारा से कर आता हूँ, और एक वैल्यू मैं दोबारा से जो मैंने पहले कराई थी 34 में दोबारा से स्टोर कराता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो इसके अंदर ये जो 34 है ये नहीं आएगा, एक ही बार आएगा सर। एक ही बार लेगा अपने आप। चाहे आप 50 बार यहाँ पे ऐड करा दो, पर वो लेगा ही नहीं। आपने लिया, यहाँ पे आपने इतनी बार ऐड करा दिया, बट आप जब भी इसको रन करोगे तो वो दो ही वैल्यू दिखाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से एक ये काम करता है। अब 34 और 67, ये तो अभी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जिस ऑर्डर में मैंने दिया है वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको डेटा को बड़ा करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देगा वो। जितना बड़ा डेटा होगा वो उतना ज़्यादा इंसर्शन ऑर्डर ख़राब कर देगा। ठीक है, एक बार प्रिंट करते हैं। इसी वजह से इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि इंसर्शन ऑर्डर चलेगा या नहीं चलेगा। अब देखो मैंने किस ऑर्डर में डाला था, 34, 67, 1, 7, 5, 3, 11, 5, 11। इसमें देखो सबसे पहले ऊपर 1 आ गया, फिर 34 आ गया, फिर ये आ गया। तो ये क्या कर रहा है? ये हैशिंग फॉलो कर रहा है। हैशिंग में जो पहले आएगा वो उसको असाइन करेगा। ठीक है, तो ये हैशिंग फॉलो कर रहा है अभी। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि ये हर बार ये इतना ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें जम्बल्ड हो जाता है हमारा हमारा जो है इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती है। हमने दो चीज़ें देख ली, डुप्लिसिटी, ये जो है इंडेक्स, इंडेक्स पे डेटा नहीं है क्योंकि गेट मेथड नहीं आ रहा है, तो हमें इंडेक्सिंग पे नहीं निकाल सकते। डुप्लिसिटी अलाउ नहीं कर रहा है, ये भी हमें पता लग गया। सिंगल नल वैल्यू क्या हम स्टोर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। एच एस डॉट ऐड करते हैं, नल वैल्यू मैंने स्टोर करा दी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल नल वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पे करें तो ये नल वैल्यू उसने ले ली। अब मैं दोबारा इसको नल वैल्यू ऐड कराता हूँ, तो अब ये तो भी एक ही दूसरी, बार आएगा। तो ये दूसरी नल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो नल वैल्यू अलाउड नहीं कर रहा। इंसर्शन ऑर्डर हमें दिख ही रहा है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। सॉर्टिंग ऑफ कोर्स ये सॉर्टिंग भी नहीं कर रहा है। 1 के बाद यहाँ पे 5 आ गया, 67 आ गया, तो ये जम्बल डेटा आ रहा है। नॉन सिंक्रोनाइज, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये नॉन सिंक्रोनाइज होता है सारा। तो ये एक बार में मतलब मल्टीपल थ्रेड में के थ्रू काम कर सकता है। हालांकि इतने छोटा डेटा पे उसको मल्टी थ्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो मल्टी थ्रेडिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का क्या फ़ायदा होगा? मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज में काम करता है। मल्टी थ्रेडिंग में जब अलाउ करता है तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर अपना डेटा चला सकते हैं। तो जब हम पैरेलल टेस्टिंग करते हैं तो हम नॉन सिंक्रोनाइज के केस में क्या होता है कि वो जो है नॉन सिंक्रोनाइज आराम से काम कर लेता है, क्योंकि वो मल्टी थ्रेड में जा सकता है। सिंक्रोनाइज मल्टी थ्रेड में नहीं जा सकता, अलग अलग थ्रेड में नहीं चलेगा, वो एक ही थ्रेड में चलेगा। तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसी वजह से हम लेगेसी क्लास को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपको जैसे लेट सपोज करो आपने मल्टीपल ब्राउजर्स पे रन करना है पैरेलली, या फिर सिंगल ब्राउज़र पे, मतलब क्रोम के 4 इंस्टेंस खोलने हैं और उन 4 पे आपको
अपने 100 टेस्ट केस को डिवाइड करके चलाना है। अब आपने अगर वहाँ पे जो है लेगेसी क्लास यूज़ कर रही हैं तो वो आपका वहाँ पे फट जाएगा, क्योंकि वो एक बार में एक ही थ्रेड में जा सकता है, मल्टीपल थ्रेड में नहीं जा सकता। बट आप अगर वहाँ पे नॉन सिंक्रोनाइज यूज़ करोगे तो ईजिली वो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो इसी वजह से हम जो है इनका ये ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। हैश सेट हो गया, ये जो जो मतलब लेगेसी क्लास के 1.2 वर्जन के बाद जो आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर ऐड करते हैं। आई गेस ये सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं पॉइंट्स। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो हैश सेट है वो यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा और इसमें इस तरह का डुप्लिसिटी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। अभी ये क्लियर है। अब थोड़ा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं जो सर ये लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? मल्टी थ्रेडिंग वाला। हाँ जी। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि थ्रेड्स होते हैं। जब भी आप कोई सर चीज़ उसके पहले सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज को भी एक लाइन में आप हाँ वो हाँ हाँ, कर दीजिए। ठीक ठीक। कंफ्यूजन है, पता है कि सारा काम एक बार में होता है और उधर एक एक करके होता है, लेकिन थोड़ा सा हाँ, उसके लिए काफी आपको टाइम पता हो है गया ना कोर सर जावा। थोड़ा। हाँ, कोर जावा बेसिकली क्या होता है ना, कोर जावा में आपको लोगों को थ्रेडिंग नहीं सिखाई जाती। थ्रेडिंग थोड़ा एडवांस जावा में आता है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा ना ये क्लियर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदे जो है ना वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। पर जब आप थ्रेडिंग पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, थ्रेड मतलब होता है एक इंस्टांस है, ठीक है। यानी कि एक तरह से मैं इस तरह से बताता हूँ, इसको ऊपर आ जाते हैं। ये आपका जो कोड है ये एक थ्रेड है, तो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, ये सिंगल थ्रेड है, ठीक है। अब आपका जो है ये डबल थ्रेड है। बेसिकली हो क्या रहा है, आपने अब जैसे लेट्स सपोज ये वाला कोड है, ये इतने सारे कोड हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, या फिर ये ऐसे समझ लो कि ये डेटा है, एक डेटा ये रहा, एक डेटा ये रहा। अब हम सिंगल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो पहले ये वाला जाएगा, दूसरी वाला जाएगा। मतलब इस तरह से समझ लो कि एक ऑफिस है, ऑफिस में या फिर हाँ, एक ऑफिस में एक बंदा लगा हुआ है जो आपके फॉर्म फिल करके दे रहा है या साइन करके दे रहा है। मतलब कुछ आप काम करवाने गए हो ऑफिस में, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बैंक में गए हुए हैं, ठीक है। बैंक में गए हुए हैं और एक ही कैशियर बैठा हुआ है, पूरे बैंक में एक ही कैशियर बैठा हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपका नंबर ना आ जाए। कैशियर क्या कर रहा है, एक बार में एक ही कस्टमर को हैंडल कर पा रहा है, वो हो गया सिंगल थ्रेड। अब बैंक वालों ने देखा कि यार हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काम करते हैं एक कैशियर और लगा देते हैं। यानी कि उसने क्या किया, दूसरा कैशियर भी लगा दिया। अब हमारे पास दो कैशियर आ चुके हैं, यानी कि दो थ्रेड हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि जो कस्टमर एक लाइन में लग रहे थे वो डिवाइड होकर किस में चले गए, दूसरे में चले गए। तो पहले जो काम 10 घंटे में हो रहा था, अब दो कैशियर होने से वो 5 घंटे में हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये मल्टी थ्रेडिंग होती है। सिंगल थ्रेड में क्या होता है, एक बार में वो एक ही डेटा को देख रहा है। मल्टी थ्रेड में क्या होता है, वो काम को डिवाइड कर देता है और हर बार अलग अलग थ्रेड में डेटा डिवाइड हो सकता है। तो ये होते हैं थ्रेड। सर सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड और सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज राइट, दोनों सेम टर्म है या चारों बिल्कुल। अलग अलग नहीं टर्म नहीं है नहीं नहीं, सर? वही वही सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि सिंगल सिंगल थ्रेडिंग। थ्रेड, ठीक है। और जो अच्छा, नॉन सिंक्रोनाइज जो होता है वो मल्टी थ्रेड होता है। ठीक है सर। हाँ, तो हमने ऐड देख लिया, रिमूव, सारे मेथड वैसे ही मिलेंगे इसके, ठीक है। रिमूव करना है तो रिमूव के भी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। एक मेथड और, एक चीज़ और बताता हूँ, एक तरह का जो इसका केस होगा, फिर मैं आपको प्रोग्राम भी दूंगा बनाने के लिए, बाकी आप ट्राई मार के देखना इसमें। एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें कुछ वैल्यूज़ हटानी है जो एक सी में ले लेते हैं, एक सी में काम करते हैं। इसको हम पहले में क्या करते हैं, प्रिंट, इस पर कॉमेंट करते हैं और नल वैल्यूज़ भी हटा लेते हैं इसकी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि हमें इसके अंदर वो वैल्यू हटानी है जो लेट्स सपोज 50 से बड़ी हैं, ठीक है। एक कंडीशन है कि आपके पास ये लिस्ट दे रखी है नंबर की, और इनमें से हमें क्या करना है, जो 50 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू हो, कंडीशन है वो देख लेंगे, वो हटानी है आपको। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है हमारा, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, सॉरी, एच एस है ना, एच एस डॉट रिमूव इफ़। रिमूव इफ़ में हम क्या करेंगे, रिमूव इफ़ में हम कंडीशन लगा देंगे कि जो भी वैल्यू आपको हटानी है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो वैल्यू, वैल्यू बेसिकली क्या है, एक ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वैल्यू एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और उस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन किसके, हमें बताना है 50 से बताना है ना, तो 50 से बड़ा होना चाहिए,
लोकल वैल्यू वैल्यू को भी तो असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओह हाँ, मैं डबल कोट लगा रहा था, सिंगल कोट आता है। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है देखो, फॉर ईच लूप चलाते थे हम, तो ये क्या है कि जो भी वैल्यू है, यानी कि वैल्यू ये क्या करेगा, इसका काम कैसे होगा, ये पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, एच एस डॉट रिमूव। और रिमूव करने के बाद एक बार हम इसको रन करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो 50 से बड़ी वाली जो भी वैल्यू होंगी वो इसके अंदर वो हटा देगा। ये कैसे काम करेगा भी वो भी समझाऊंगा, एक मिनट होल्ड, एक मिनट नजर रखो। तो जिसमें 50 से नीचे नीचे की वैल्यू आ रही है, तो इसमें हो क्या रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये फॉर ईच लूप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फॉर ईच लूप में क्या कर रहा है कि वो पहली वैल्यू 34 इसके अंदर आई, 34 इसके अंदर आके गई, वो वैल्यू के अंदर आ गई। ठीक है, वैल्यू के अंदर आई, अब वो चेक कर रहा है जो 50 जो है, 50 जो है वो क्या वो मतलब जो 34 है वो इज़ ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो उसने रिमूव इफ नहीं किया। ठीक है, वो इसके अंदर स्टोर नहीं हुई, और इसके अंदर स्टोर होगी तो ही एक्शन पे काम चलेगा। फिर दोबारा दूसरी वैल्यू पाया 67 पे, 67 क्या 67 ग्रेटर देन 50 है, हाँ 50 है, तो वो इसके अंदर स्टोर हो गई, 67 यहाँ पे आ गई। जैसे ही 67 यहाँ पे आई तो वो रिमूव इफ हो गई, जैसे वो यहाँ पे आई वो रिमूव इफ ने अपना काम कर लिया, उसको रिमूव कर दिया। तो इसके अंदर जो भी कंडीशन ट्रू होगी, जो भी कंडीशन पास करेगी, वो यहाँ पे स्टोर होगी, और जैसे ही वो यहाँ पे स्टोर होगी वो रिमूव हो जाएगी, जो भी एक्शन वो इसके अंदर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिमूव करेगा। आप अब कल को आप चाहते हो कि भाई आपके पास जो है जो कंडीशन है लेस देन कर लेते हैं, लेस देन हम करते हैं 50 से लेस देन जो भी होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो सिंपल इसका अपोजिट हो जाएगा, लो सारी रिमूव हो गई। तो ये बहुत काम आने वाला है आपकी। ठीक है, ये एक लाइन कोड में आपको मल्टी लूप नहीं लिखना पड़ा, सिंगल एक लाइन में आपका काम हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा आप करके दिखाते हो अपने इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपका इंटरव्यू जो है। ठीक है, तो बट इस सर तरह ये मेथड तो हैश सेट का है ना, तो ये दूसरे उसमें लगेगा सर? रिमूव इफ, ये हाँ हाँ चलता है यार, ये दूसरे में भी चलता है, एक मिनट देख लेते हैं। ये रिमूव इफ जो है किसका है मेथड, रिमूव इफ जो मेथड है आपका कलेक्शन क्लास का है, कलेक्शन अच्छा क्लास का है तो सब में चलेगा। सर, ये कैसे देखा आपने, जरा दिखाइएगा। देखो मैंने क्या किया, कंट्रोल होल्ड करके रखा, रिमूव इफ पे क्लिक कर दिया, और अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये जिस क्लास का है उस क्लास पे पहुंच गया, कलेक्शन डॉट क्लास आ गए। अब मुझे चेक करना है कलेक्शन क्लास की कौन कौन सी मेथड है, तो ये रहे। ठीक है, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया। अब एक चीज़ और हम करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ऐड मेथड है, बेसिकली ऐड मेथड हमें बूलियन में रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे जब ऐड मेथड पे आऊँगा तो देखो रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। तो इससे हम एक बोलिए। चीज़ और चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये डेटा ऐड कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़, ठीक है, एच एस डॉट ऐड करके कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू जैसे मैंने स्टोर करा दी इसके अंदर, लेट्स सपोज 45। ठीक है, 45 अगर मैंने स्टोर कराई, 45 अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट करे ऑलरेडी नहीं एडेड, ये कर दे। अगर इसके अंदर ये ऐड कर दे तो 45 अगर हमारी लिस्ट में ऐड कर देता है तो एडेड मैसेज करे, और वरना क्या मैसेज करे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, हम कोई डेटा स्टोर करा रहे हैं तो हम चेक करना चाहते हैं, कई बार होता है ना कि कोई हम नई वैल्यू डालते हैं डेटा के अंदर, जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया, आप गए किसी वेबसाइट पे, आप अपना अकाउंट क्रिएट किया, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे तो वो क्या दिखा देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज वो एडिट कर देगा। तो लेट्स सपोज हमने अपनी आईडी डाली कि मुझे यूज़र आईडी मिली 45, मैं आया यहाँ पे रन करा मैंने, और 45 जैसे मैंने रजिस्टर करा तो यहाँ पे लिखा आ गया एडिट, कि भाई मेरा अकाउंट क्रिएट हो सकता है, हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड क्रिएटेड। सक्सेसफुली, ऐसा आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। तो अब मैंने एक बार ऑलरेडी स्टोर करा दिया, दोबारा आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट एडिट सक्सेसफुली, अब मैं नीचे आ जाता हूँ दोबारा से, या फिर इसी को कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर वन ऐड करा रहे हैं, वन को चला के देखेंगे। मैंने क्या किया, वन इसके अंदर ऐड किया,
तो यहाँ देखो क्या आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बूलियन में रिटर्न करता है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं, और बाकी सारे वही सेम मेथड है जो हमने पीछे करे थे। कुछ खास इसके अंदर है नहीं, बस एक यही चीज़ है कि हमें इसके अंदर यूनिक वैल्यू रखनी होती है, यूनिक वैल्यू स्टोर करानी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है। बाकी आप एक बार ट्राई करके देखना, कुछ इसके अंदर आपको नया नहीं मिलने वाला, सब वही चीज़ें हैं, वही मेथड हमारे चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और मैं एक प्रोग्राम आपको दे देता हूँ बनाने के लिए। तो हमारे पास, मैंने कंटेंट्स मेथड बताया था आपको, कंटेंट्स मेथड क्या काम करता है। कंटेंट्स मेथड और एक देख लो। ठीक है, कंटेंट्स मेथड भी हमारा कुछ इसी तरह से काम करता है कि आपने मैं बताया नहीं, बट मुझे पता है जैसे कि उसमें होता क्या है कि अगर सपोज करिए उसमें मतलब मेरा नाम लिख दिया इश्तियाक, तो उसमें आई सर्च किया तो कंटेंट्स आई है या नहीं, तो वो कंटेंट्स मेथड बता देता है। कंटेंट्स मेथड ये यहाँ फाइंड वो करता है कि ये चीज़ हमारे मीन्स एग्जिस्ट अगर कर। सब स्ट्रिंग कंटेन है उसमें, वो हाँ चीज हाँ, राइट सब राइट। स्ट्रिंग है तो वो उसको दे देगा, मतलब प्रिंट करा देगा, अब जैसे 17 7 रिटर्न इसके कर अंदर, देगा। 7 इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा था। 7 कंटेन नहीं, हाँ वो यहाँ पे वैल्यू लग गई ना, ये यहाँ हमने लेस देन कर दिया, इसलिए 17 उड़ गया यहाँ से। अगर मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ तो ये भी 17 को ट्रू दिखाएगा, 7 को ट्रू दिखाएगा। ठीक है, तो 7 कंटेन करता है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, अदरवाइज वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। तो ये ट्रू फॉल्स करता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपका एक मैं देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो एरे होंगे। ठीक है, एरे वन, एरे वन में कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यू देते हैं हम, जैसे कि ले लो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने क्या रखा, और एक 5 और ले लेते हैं, 5 का एरे बना लेते हैं। एक एरे वन हमारे पास ये हो गया। अब एक है हमारे पास एरे टू। ठीक है, एक एरे वन है, एक एरे टू है। टू के अंदर क्या वैल्यू है, टू के अंदर वैल्यू है 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, और हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है। दो एरे हैं और इन दोनों में से हमें आउटपुट में चाहिए कॉमन वैल्यूज़। आउटपुट क्या हो सकता है इसका, कॉमन वैल्यू क्या क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर है कॉमन 3, 3 आउटपुट है, इसमें 3 है, 4 है, 5 और है। 5 है, ये आउटपुट चाहिए हमें। ठीक है, तो इन दोनों एरे को मैच करके हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये काम हमें करना है हैश सेट के साथ। तो अब आप अपने लॉजिक लगाना, देखो चीटिंग मत करना, वरना आप अपने लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे। चीटिंग तो आप कर लोगे, बट आपकी जो लॉजिक बिल्ड करने की जो कैपेसिटी है ना, जो आपका दिमाग जो है उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो चीटिंग करने की कोशिश मत करना, अपने दिमाग से बना के देखना। नहीं होगा तो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर करने के बाद लॉजिक एक बार आ जाए तो भले ही आप चीटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अगर आप चीटिंग करोगे तो आपका ना लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करनी है तो चीटिंग अभी नहीं करनी होगी। ठीक है, बाकी सोर्स तो आप लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ से हम क्या देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, दो एरे का कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि इनमें कॉमन वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, ये टास्क है आपका, ये आपको कल करना है। और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम हैश पढ़ने सेट वाले से हैं। करेंगे सर। हाँ, हैशटैग से करना है, ये भी शर्त है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।